हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ संस्कृत टीचिंग, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहां विधि की बात आती है वहां विधि से हम क्या तात्पर्य लगा सकते हैं। विधि कहीं ना कहीं हम इस प्रकार उसको प्रकट कर सकते हैं कि हम शिक्षण कार्य करते हैं और उन शिक्षण कार्य का समापन करने के लिए या संपन्न करने के लिए हम जिन भी योजनाओं या कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। या फिर जितने भी अध्यापक होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो विषय है उस विषय को हमें छात्रों के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है जिससे संबंधित विषय वस्तु छात्रों को सरल, स्पष्ट और सुगम लगे। इसके लिए हम जिन योजनाओं या जिन क्रियाविधि का प्रयोग करते हैं उसे ही हम विधि कहते हैं, ठीक है। या फिर वह तरीका जिसके अनुसार शिक्षक बालकों के अनुभवों को इस प्रकार निर्देशित करता है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, वही विधि कहलाती है। और जो शिक्षण विधि होती है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि छात्रों को हम सिर्फ ज्ञान ही प्रदान नहीं करें अपितु शिक्षक और छात्र के मध्य संबंधों की सजीवता प्रदान करना है। जो शिक्षण विधि होती है ना, उससे छात्रों के मस्तिष्क के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व, बुद्धि, भावना, मूल्यों और मनोवृत्तियों को हम प्रभावित करते हैं। और जब भी हम इन विधियों का चुनाव करते हैं इसके लिए हमें अत्यंत सचेत रहना पड़ता है। जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए भी शिक्षक को विधि के साथ साथ शिक्षण प्रविधियों, टीचिंग टेक्निक्स का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अधिकांश जितनी भी हमारी विधि हैं वो उनको हम प्रविधि का ही एक भाग मानते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है, ठीक है। जो शिक्षण विधि होती है वो हमारी ऐसी विधि होती है जिसका कार्य हम शिक्षण कार्य में करते हैं, लेकिन जो प्रविधि होती है उसमें हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे इसका भाव निहित करते हैं, ठीक है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। जो संस्कृत शिक्षण होते हैं उसमें हम निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले प्रविधियों के नाम, उसके बारे में, उसके पश्चात हम विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रविधि हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले है वाद विवाद, डिबेट, फिर है पर्यवेक्षित अध्ययन, सरप्राइज स्टडी, फिर है समूह कार्य, ग्रुप वर्क, उसके पश्चात संगोष्ठी, सेमिनार्स, फिर है विवेचन, डिस्कशन, उसके पश्चात है विचार गोष्ठी, सिम्पिज्म, उसके पश्चात है कार्य गोष्ठी, वर्कशॉप, उसके पश्चात है नाटकीकरण, ड्रामेटिज्म कहते हैं जिसे। इन प्रविधियों का प्रयोग हम संस्कृत शिक्षण कार्य में करते हैं क्योंकि विश्व की प्राचीनतम भाषा होने का गौरव संस्कृत को प्राप्त है और इसे देववाणी भी कहा जाता है। जो प्राचीन समय की हम बात करें तो प्राचीन समय में भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा गुरुकुल और आश्रमों में दी जाती थी और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति का वैयक्तिक उत्थान करते हुए सामाजिक श्रेष्ठता की प्राप्ति था। इसलिए समाज को गुण कर्म के आधार पर 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त किया गया था, जिससे सभी को अपने निहित कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य था। और जो व्यक्ति का जीवन था उसको 100 वर्ष का मानते हुए 25-25 वर्ष के 4 आश्रम, जो 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम का विधान किया गया था। और जीवन का लक्ष्य जो त्रिवर्ग थे, जो हमारे पुरुषार्थ हैं वो भी 4 ही हैं। पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन सभी की प्राप्ति और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति। छात्र को जो भी इन्हीं शिक्षा दी जाती थी, इन्हीं बातों के लिए वो गुरुकुलों और या फिर आश्रमों में उपनयन संस्कार के द्वारा ही प्रविष्ट कराया जाता था। और जितने भी छात्र हैं वो अंतेवासी या हैं के रूप में रहते हुए अनुशासन का पालन करता था। कागज व छापे खाने के अभाव में जो ज्ञान था उसको भूज्यपत्र, प्राचीन समय में इसके ऊपर, और जो ताम्रपत्र होते थे ना
इसी के ऊपर क्या करते थे, वो लेखन कार्य करते थे, जिसके ऊपर कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और वो ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। किंतु जो गुरु शिष्य परंपरा है उनके द्वारा शिक्षा की मौखिक परंपरा ही प्रचलित थी। यद्यपि इस समय के जो आचार्य हैं वो बाल मनोविज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान, शिल्प व अपरा विद्याओं के ज्ञाता होते थे, जो मौखिक रूप से छात्रों को जीवन की व्यावहारिक शिक्षा देते थे। क्योंकि जीवन की व्यवहारिक शिक्षा वो परा और अपरा विद्याओं के ज्ञाता थे, तो सर्वप्रथम वो बालकों को व्यवहारिक शिक्षा ही देते थे, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। जो शिक्षक हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्तर, विभिन्नता, रुचि और योग्यता अनुसार हर समय अलग अलग विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का एक शिक्षक को प्रयोग करना पड़ता है। और संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों को हम प्रमुख 3 भागों में बांट सकते हैं। जो संस्कृत शिक्षण की विधियां हैं उसके अंतर्गत है, सबसे प्रथम है परंपरागत विधियां, फिर है द्वितीय नवीन विधियां और तृतीय है हमारी अभिनव विधियां। जो परंपरागत विधि हैं वो विधि यानी प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षण गुरुकुल या आश्रमों में किया जाता था। इन्हें हम क्या कहते थे, पाठशाला विधि भी कहते थे। और यही विधि हमारी परंपरागत विधि की सबसे प्रमुख है, क्योंकि इस समय संपूर्ण शिक्षण मौखिक रूप से होता था। इस कारण इस विधि को मौखिक विधि भी कहते हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक इसके किसी न किसी रूप में प्रचलित रहने के कारण इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। छात्रों को जो लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर अष्टाध्यायी, अमरकोश आदि व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन करना होता था, तो इसे कहीं कहीं पे व्याकरण विधि भी कहा जाता है। जो पाठशाला विधि है इसके अंतर्गत और भी कई विधियों का समावेश किया गया है। सर्वप्रथम है मौखिक विधि, उसके पश्चात वाद विवाद विधि, फिर है पारियार्ण विधि, उसके पश्चात है प्रश्नोत्तर विधि, फिर सूत्र विधि, उसके पश्चात कक्षा नायक विधि, उसके पश्चात है भाषण विधि, उसके पश्चात है व्याख्यान विधि और उसके पश्चात कथा कथन विधि और सबसे अंत में है व्याकरण विधि। जो ये जितनी भी विधियां हैं ये कहीं ना कहीं पाठशाला विधि से ही संबंधित है और एक के बाद एक का प्रयोग शिक्षण कार्य में किया जाता है। जो वैदिक काल था उसमें 1835 ईसा से संस्कृत भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रचलित था, किंतु जब लॉर्ड मैकाले आए थे 1835 में, उन्होंने जो नई शिक्षा प्रणाली दी थी उसके अंतर्गत अंग्रेजी को स्वीकृत करते हुए संस्कृत कैसी हो गई थी, पतनोन्मुख हो गई थी। इसी समय से भारत में द्वैध शिक्षा प्रणाली स्वदेशी और विदेशी यानी कि संस्कृत और अंग्रेजी का सूत्रपात हुआ था और जितने भी आम लोग थे वो भाषा न रह पाने के कारण संस्कृत वैकल्पिक रूप में ही पढ़ाई जाने लगी, जो आज भी उसी रूप में प्रचलन में है। ये थी हमारी पाठशाला विधि। इसके पश्चात है व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। जो व्याकरण अनुवाद विधि है, जो पाठशाला विधि थी ना, उसकी त्रुटियों में सुधार करने के लिए भारतीय विद्वान डॉक्टर R.C. भटनागर ने 1864-68 में लैटिन और ग्रीक जैसी सांस्कृतिक भाषाओं को सिखाने की पाश्चात्य विधि के अनुसार संस्कृत को उन्होंने खंडों में पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें व्याकरण की पाश्चात्य रूपरेखा पर आधारित व्याकरण अनुवाद विधि को अपनाया गया। इस विधि में उन्होंने कैलहोरन, मेनियर, विलियम मैकडोनल, V.S. आप्टे जैसे विद्वानों की विधियों को भी अपनाया। और जो व्याकरण विधि थी इसमें शिक्षण प्रक्रिया को एक पूर्ण इकाई माना जाता है, जिसके 4 भाग होते हैं। व्याकरण पाठ, संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद, मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद, शब्दकोश से शब्द ज्ञान। और इस विधि में व्याकरण के दुरह नियमों को रटंत विद्या का बहिष्कार किया गया और शिक्षक संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद के लिए कक्षा के स्तर के अनुसार वाक्यों और अनुच्छेदों का चयन करता है और उसके पश्चात ही छात्रों के समक्ष आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, जो संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करना छात्र सरलता से सीख जाते हैं।
ठीक है, ये थे व्याकरण अनुवाद विधि। इसके पश्चात है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि, ये विधि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो अत्यधिक है लोकप्रियता प्राप्त हुई है ना इस विधि को, और संस्कृत भाषा में भी, संस्कृत शिक्षण में भी यह क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें बालक के स्थानीय वातावरण के अनुरूप विषय वस्तु तथा शब्दावली का वर्गीकरण करके संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाती है, जिसमें वर्णमाला, पदों, सरल वाक्यों तथा अनुच्छेदों के क्रम को विषय वस्तु को रखा जाता है। इस विधि में पाठ्य पुस्तकों को ही शिक्षा का आधार माना जाता है और भारत में इस विधि के प्रबल समर्थक डॉक्टर वेस्ट थे। उनके अनुसार शिक्षण इस ढंग से नियोजित होनी चाहिए कि छात्र जिस स्तर पर भी विद्यालय छोड़े वह अपने पठित अंश का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इस अधिकतम लाभ को डॉक्टर वेस्ट ने ग्राह्य मूल सरेंडर वैल्यू नाम दिया है और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र या प्रौढ़ शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से संस्कृत भाषा का ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से अर्जित कर सके। ये थी पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है। और इसके पश्चात जो द्वितीय विधि बताई थी मैंने, नवीन विधि। नवीन विधि जो इसके पश्चात प्रचलन में आई है। नवीन विधि में भी कई विधियों के भागों को सम्मिलित किया गया है। सबसे प्रथम है उसमें प्रत्यक्ष विधि। जो प्रत्यक्ष विधि है संस्कृत में, इस विधि में पहले उन पदों को चुना जाता है जो संस्कृत व मातृभाषा में समान होते हैं। शिक्षक उन पदों का ज्ञान संस्कृत में ही बोलकर छात्रों को कराता है और वह स्पष्टता के लिए छात्रों के संबंध स्थापित करने पर बल देता है और सहायक वस्तुओं या उपकरणों की सहायता लेता है। धीरे धीरे शिक्षक छात्रों को वाक्य रचना सिखाता है। अध्यापक को संस्कृत में बोलते सुनकर छात्र उसका अनुकरण करते हैं तथा स्वयं मातृभाषा की तरह संस्कृत का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। वाक्य रचना की पुनरावृत्ति द्वारा शिक्षक छात्रों को संस्कृत व्याकरण का ज्ञान देता है। इसमें जो संस्कृत में वातावरण में सरल विषयों पर संस्कृत में वार्तालाप कराए जाते हैं। तत्पश्चात जो भी छात्र कुछ समय बाद समस्त क्रियाएं करते हैं, जैसे समझने, बोलने, लिखने, इन सभी कार्यों के लिए वो संस्कृत भाषा के ही प्रयोग से इन सभी कार्यों को करने लगते हैं और इन्हीं कार्यों के अनुसार वो संस्कृत में ज्ञान अर्जित करते हैं। ये थी प्रत्यक्ष विधि। उसके पश्चात है विश्लेषण विधि। जो विश्लेषण विधि है, ये विधि पूर्ण से अंश की और मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसमें शिक्षक पहले पढ़ाए जाने वाले पाठ को सारांश के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और इसके पश्चात पाठ को विभिन्न अंशों में बांटकर उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात है हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली। इसका बहुत महत्व है संस्कृत शिक्षण में। जो प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे, हार्वर्ड के शिष्यों ने उनके शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर ही इस शिक्षण विधि की स्थापना की। उसे हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। संस्कृत शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 5 पद निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। जो प्रस्तावना होता है उसमें छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ के अध्ययन के लिए तैयार करना अति आवश्यक होता है और इसके लिए पूर्व ज्ञान जानना भी आवश्यक होता है। बिना पूर्व ज्ञान के हम नवीन ज्ञान के साथ छात्रों का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं और तभी हम संपूर्ण पाठ की सफलता से प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात है विषयोपस्थापन या प्रस्तुतिकरण कहते हैं जिसे। इसमें उद्देश्य कथन के बाद पाठ को 2 या 3 भागों में विभक्त करके मुख्य भाग के साथ विषय की उपस्थापना की जाती है, ठीक है। इसके पश्चात है तुलना। इस पद में शिक्षक छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान और वर्तमान ज्ञान की तुलना करते हैं तथा जिन स्थलों पर कठिनाई होती है उन्हें सहायक सामग्री और दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट करते हैं। उसके पश्चात है सामान्यीकरण। जो पाठ पढ़ने के बाद छात्र सार या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। व्याकरण में अध्यापन के बाद नियम बताते हैं और गद्य पद्य के बाद सार बताना तथा मुख्य भाव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना इसमें समाहित होते हैं। फिर है प्रयोग। जो छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान होता है उनके द्वारा
व्यवहार में लाना है, इसे प्रयोग कहा जाता है। इससे छात्रों से अभ्यास कराया जाता है जो कक्षा कार्य अथवा गृह कार्य के रूप में होता है। इसके पश्चात है मूल्यांकन विधि, जो जिस प्रकार से पंचपदीय प्रणाली का महत्व है उसी प्रकार से मूल्यांकन विधि का भी महत्व है, और पंचपदीय प्रणाली के आधार पर ही स्मृति स्तर के विषयों का ही मूल्यांकन किया जाता है। जो मॉरिसन ने बुद्धि स्तर के विषयों के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली विकसित की थी ना, उसके भी 5 पद थे: योजना, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था तथा वर्णन। इन पदों का बौद्धिक दृष्टि से भी महत्व है और इन दोनों विधियों में अनुभव को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, जबकि शिक्षार्थी को जीवन में समस्याओं के समाधान का ज्ञान अनुभवों के आधार पर दिया जाता है। और इसके अंत में है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि, अब तक हमने परंपरागत और नवीन विधि पढ़ी है, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अतः सभी विधियों की अच्छाइयों को संश्लेषित एक साथ समावेश करके एक नई विधि बनाई गई है, उसे ही संयुक्त विधि या समवाय विधि नाम दिया गया है। ठीक है, ये थे नवीन विधियाँ। इसके पश्चात है अभिनव विधियाँ। अभिनव विधियाँ, इसके अंतर्गत भी कई सारी विधियों को समाहित किया गया है और इसके अंतर्गत जिनका प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य करते हैं, जैसे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में तो सभी को ज्ञात होगा, यानी कि हम कम से कम समय में किसी एक विशिष्ट कौशल के साथ हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं, वही हमारा क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। और अंग्रेजी सरकार ने जो योग्य दिया था कि भारतीयों को प्रशासन में स्थान दिया और उसके द्वारा भारतीयों में शिक्षा के प्रति क्या हुई, जागरूकता हुई, और यहाँ गए जनसंख्या के अनुपात में विद्यालय और शिक्षक कम थे, तो उन्होंने क्या किया, शोध कार्यों के माध्यम से शैक्षिक सुधार किए और सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण के मध्य अध्यापन वृत्ति प्रतिस्थापना की, और यह भी एक प्रतिस्थापना की विधि है। फिर है दल शिक्षण। जो दल शिक्षण है वह भी शिक्षण का रूप है, उसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक निरंतर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी एक छात्र समूह के लिए पाठों का आयोजन, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, वह समूह या दल शिक्षण कहा जाता है। और इस विधि में क्योंकि शिक्षक परस्पर सहयोग के आधार पर शिक्षण करते हैं, इसलिए इसे सहकारी शिक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो प्रस्तुतिकरण होता है और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व होता है, ये किसके ऊपर होता है, समूह के ऊपर ही होता है, और इसका प्रयोग भी हम शिक्षण कार्य में करते हैं। उसके पश्चात है योजना विधि। जो योजना विधि है, इसका सबसे पहले प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया था, लेकिन उसके पश्चात जो विलियम के शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित करके ही इसे एक पद्धति का रूप दिया। उनके अनुसार कि जो धारणा है कि सीखने वालों का सक्रिय उद्देश्य अति महत्वपूर्ण होता है, सीखने वाले को स्वयं कार्य करना चाहिए, अन्यथा वहाँ अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, और ये जो विधि थे, इसमें भी कुछ पदों का चयन करके ही हम शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं, जैसे परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चयन करना, उद्देश्य निर्धारण करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का मूल्यांकन करना और योजना का विवरण लिखना। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, छात्रों को सिखाते हैं और छात्र स्वयं से करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके पश्चात है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि ये भी तो एक शैक्षिक प्रणाली है ना। इसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए सचेत होकर एवं नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं। यह एक विशेष शिक्षण प्रविधि की अपेक्षा एक सामान्य शिक्षण विधि है। और जो योजना विधि है, उसमें हम क्या करते हैं, समस्या के व्यावहारिक हल पर बल देते हैं, जबकि समस्या समाधान में समस्या के मानसिक निष्कर्ष पर बल दिया जाता है।
लेकिन अगर देखा जाए तो योजना विधि में हम किसको सम्मिलित करते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित करते हैं ना। लेकिन वहीं पर जो समस्या समाधान विधि होती है उसमें हम केवल मानसिक क्रिया को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होता है, उसमें स्वचिंतन जो बालक होते हैं, तर्क और निरीक्षण का अवसर प्राप्त होता है। इसके पश्चात है आगमन विधि। आगमन विधि भी सभी को ज्ञात है। जो आगमन विधि होती है उसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम बताए जाते हैं। शिक्षक छात्रों के सम्मुख कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर ही छात्र तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत और नियम पर पहुंचते हैं। ये जो आगमन विधि होती है ये 3 सूत्रों पर आधारित होती है। एक तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, द्वितीय ज्ञात से अज्ञात की ओर, तृतीय स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस प्रकार शिक्षक छात्रों को पहले सिद्धांत नहीं बताते हैं बल्कि उदाहरण के आधार पर नियमों को छात्रों से ही बताने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात है निगमन विधि। जो निगमन विधि है आगमन विधि का ही विपरीत है। इसमें पहले नियम और सिद्धांतों को बताया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरणों द्वारा नियमों की पुष्टि की जाती है। अर्थात पहले नियम तथा परिभाषा सिखाई जाती है, इसके बाद अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके पूर्णता स्पष्ट किया जाता है। इसमें भी हम 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। और जहाँ संस्कृत भाषा शिक्षण की बात आती है व्याकरण में हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात है पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण विधि, इस विधि में छात्र क्या करते हैं, अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं और इसमें अध्यापक प्रत्येक छात्र की मदद करते हैं तथा उसे आवश्यक निर्देश भी देते हैं। इस विधि को निरीक्षित और निर्देशित अध्ययन विधि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त है भाषा प्रयोगशाला विधि। जो भाषा प्रयोगशाला है वर्तमान काल में क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण प्राचीन काल की तुलना में अधिक विकसित हो गई है। शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग ने कई परिवर्तन किए हैं। प्राचीन समय में जहाँ संस्कृत शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी तथा जो शिक्षक प्रदान थी, आज अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधियाँ प्रयोग की जाने लगी है तथा छात्र क्या हो गए हैं, शिक्षा के लिए छात्रोन्मुख हो गए हैं, जिसमें हम कई प्रकार के साधन जैसे पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के चित्र, चार्ट, प्रोजेक्टर, फिल्म, इंटरनेट सामग्री का प्रयोग करते हैं। और भाषा प्रयोगशाला की बात करें तो उस पर भी बल दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फैक्स मशीन, प्रोजेक्टर, इंटरनेट सहित कंप्यूटर उपकरण भी होते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षक व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षण में समन्वय स्थापित करके छात्रों में भाषा अध्याय के प्रति विशेष रुचि एवं क्रियाशीलता उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी विधियां हो सकती है, जैसे संगठन विधि, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधि, अन्वेषण विधि। ये जितनी भी विधियां थी, इन सभी का प्रयोग हम संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए करते हैं और इन्हीं शिक्षण विधियों का हम समय, पाठ्य पुस्तक, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, हम उसके मध्य शिक्षण विधियों का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षक और छात्रों के मध्य संबंधों का सजीवता प्रदान करना होता है ना, जिसके द्वारा हम छात्रों के मस्तिष्क के साथ साथ उनकी बुद्धि, मूल्य, भावना, मनोवृत्ति और व्यक्तित्व सभी का क्या कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके। और इनके चुनाव में अध्यापक को अत्यंत सचेत रहना पड़ता है और सचेत रहकर ही प्रत्येक शिक्षण विधि का अलग अलग जिस समय उस विधि का उसे ऐसा लगे कि जो विषय वस्तु है उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, उसको छात्रों के सामने सरल और स्पष्ट प्रकार से प्रस्तुत करना, जिससे कि संबंधित विषय वस्तु छात्रों के सम्मुख सरल और स्पष्ट और सुगम लग सके। इसके लिए ही हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।